घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख के स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए पंत जी बताते हैं कि किसान के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी पत्नी मर जाती है, उसकी बच्ची मर जाती है, उसके लड़के की हत्या हो जाती है, उसका घर द्वार बिक जाता है, खेतों पर किसान महाजन का कब्जा हो जाता है। अब उसके घर में कौन बसता है? तो उसकी पुत्र वधू बसती है। वो विधवा हो चुकी है क्योंकि उसके पुत्र उसके पति की हत्या हो चुकी है। उसकी दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। उसके घर में अब विधवा पतोहू है। जब घर में उसका आगमन हुआ तो वह लक्ष्मी थी। गांव के लोग, घर के लोग उसको लक्ष्मी कहते थे। लेकिन आज कितना बड़ा विरोधाभास है कि उसके पति की जब हत्या हो जाती है तो यही समाज उसको पति घातिन कहता है। उसके ऊपर आरोप लगाता है कि इसके चलते ही इसकी पति की हत्या हो जाती है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इतना ही नहीं, जो शहर का कोतवाल है, एक दिन उसकी पतोहू को बुलाया, गिरफ्तार करा करके थाने बुलाया, जिससे अपमानित होकर वो कुएं में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। इस बात की पीड़ा भी किसान की आंखों में दिखाई पड़ती है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती। ये समाज के विषय में, समाज की जो मानसिकता है, पंत जी ने बताया है कि समाज के लोग कैसी कैसी बातें सोचते रहते हैं, समाज के लोग कैसे कैसे काम करते रहते हैं। उसके विषय में पंत जी बताते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी। पैर की जूती अगर टूट गई, जूता टूट गया, तो दूसरा जूता लोग खरीद लेते हैं। समाज की ये धारणा है, समाज में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि पत्नी मर गई तो दूसरी शादी लोग कर लेते हैं, एक नहीं दूसरी आती है। लेकिन इस बात को किसान सोच नहीं सकता, क्योंकि किसान के मन में अगर एक बात दूसरी शादी आने की बात आती भी है तो वह जब अपने जवान लड़के की सुध करता है, उसके विषय में सोचने लगता है, तो उसको घोर पीड़ा होने लगती है। उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, कराहने लगता है, कष्ट में डूब जाता है। यहाँ भी पंत जी ने अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया है। सांप लौटना और छाती फटना, ये भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अर्थात किसान के मन में एक बार बात आती है कि वो दूसरी शादी कर ले, अपना घर बसा ले, लेकिन जब जवान लड़के की याद आती है तो उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, वह भयंकर कष्ट में डूब जाता है, दुख में डूब जाता है। फिर आगे की बात वो सोच ही नहीं सकता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बनी। एक बार किसान अपने पिछले सुख की बात याद जब करता है कि मेरे पास खेत थे, घर द्वार था, बैलों की जोड़ी थी, भरा पूरा परिवार था, सुख की खेती थी मेरे पास, तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन फिर वो निराश हो जाता है। क्षण भर एक चमक है लाती। अर्थात किसान की आंखों में चमक कब आती है? जब वो अपने अतीत के विषय में सोचने लगता है, अपने सुखमय जीवन के विषय में सोचने लगता है, लेकिन फिर बाद में वो निराश हो जाता है, घोर अंधकार, घोर निराशा में डूब जाता है, और निराश होकर के उसकी जो चितवन है, उसकी जो दृष्टि है, वो कहाँ गड़ जाती है? तो शून्य की ओर, अर्थात आकाश की ओर देखने लगता है।
आकाश की ओर टकटकी लगा करके अपलक देखने लगता है और उसकी आँखों से जो तीखी नोक निकलती है वह पीड़ा, वह नोक कवि के हृदय को विदीर्ण कर देती है, छेद डालती है। कभी भी उसकी आँखों की नोक को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके दुखित हो जाता है, भयंकर कष्ट में डूब जाता है। तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ भी कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया, अर्थात उसकी जो ऐसी दृष्टि है, ऐसी चितवन है जो शून्य की ओर, आकाश की ओर टकटकी लगा करके एक दृष्टि से देख रही है, वो किसके समान है? तीखी नोक के समान है। और ऐसी नोक जो कवि के हृदय को विदीर्ण कर देती है, छेद डालती है, आहत पहुंचा देती है। इस बात का उल्लेख कवि ने इस कविता में किया है।